चैप्टर 10 सवाल जवाब। सुबह मेरे उस हिस्से के साथ बहस करना बहुत मुश्किल था जो पिछली रात को सपना कह रहा था। न तो तर्क मेरी तरफ था, न ही सहज बोध। मैं उन हिस्सों से चिपकी रही जिनकी मैं कल्पना नहीं कर सकती थी, जैसे उसकी खुशबू। मुझे यकीन था कि मैं अपने दम पर उसका सपना कभी नहीं देख सकती थी। मेरी खिड़की के बाहर कोहरा और अंधेरा था, जो आदर्श स्थिति थी। आज उसके पास स्कूल न आने का कोई कारण नहीं था। मेरे पास जैकेट नहीं है, ये याद रखते हुए मैंने अपने भारी कपड़े पहने। एक और सबूत कि मेरी स्मृति सच्ची थी। जब मैं नीचे गई तो चाली एक बार फिर जा चुके थे। मुझे उम्मीद से ज्यादा देर हो रही थी। मैंने 3 कौर में ग्रेनोला बार ली, कार्टन से सीधे जूस पिया और फिर फटाफट दरवाजे से बाहर निकल गई। मैं उम्मीद कर रही थी कि जेसिका के मिलने तक बारिश रुकी रहेगी। कोहरा घना था, हवा धुआं धुआं थी। धुंध बर्फ जैसी ठंडी थी और यह मेरे चेहरे और गले की खुली त्वचा से चिपक रही थी। मैं अपने ट्रक में हीटर चलाने के लिए उतावली थी। कोहरा इतना घना था कि ड्राइववे में कुछ फुट दूर जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि इसमें एक कार खड़ी थी, सिल्वर कार। मेरा दिल उछल पड़ा और फिर दोगुनी गति से चलने लगा। मैं यह नहीं देख पाई थी कि वह कहाँ से आया, लेकिन अचानक वह वहाँ पर था और मेरे लिए दरवाज़ा खोल रहा था। क्या तुम आज मेरे साथ चलना चाहती हो? उसने पूछा और मेरे चेहरे का भाव देखकर हंस दिया। उसने मुझे एक बार फिर हैरान कर दिया था। उसकी आवाज़ में अनिश्चितता थी। वह दरअसल मुझे विकल्प दे रहा था। मैं इनकार करने के लिए स्वतंत्र थी और उसका एक हिस्सा इसकी उम्मीद भी कर रहा था। वैसे मेरे हिसाब से यह काफ़ी बकवास उम्मीद थी। हाँ, धन्यवाद, मैंने कहा और अपनी आवाज़ को शांत रखने की कोशिश की। गर्म कार में घुसने के बाद मैंने गौर किया कि उसकी जैकेट पैसेंजर सीट के सिर टिकाने वाली जगह पर टंगी थी। दरवाज़ा मेरे पीछे बंद हुआ और उम्मीद से ज़्यादा जल्दी वह मेरे बगल में बैठकर कार चालू कर रहा था। मैं जैकेट तुम्हारे लिए लाया था। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बीमार पड़ो। उसकी आवाज़ सतर्क थी। मैंने गौर किया कि वह खुद जैकेट नहीं पहने था। वह तो बस लंबे आस्तीनों वाली एक हल्की भूरी वी नेक शर्ट पहने था। एक बार फिर इसका कपड़ा उसकी आदर्श मांसपेशियों वाले सीने से चिपका हुआ था। सिर्फ उसके चेहरे के प्रबल आकर्षण की वजह से ही मेरी आंखें उसके शरीर से दूर रह पाईं। मैं इतनी नाजुक भी नहीं हूँ, मैंने कहा, लेकिन मैंने जैकेट को गोद में खींचा, अपनी बाहें बहुत लंबी आस्तीनों में डाली और मैं ये जानने के लिए बेताब थी कि क्या खुशबू वाकई इसकी याद जितनी अच्छी थी। ये बेहतर निकली, नहीं हो क्या? वह इतनी धीमी आवाज़ में बोला कि मुझे पक्का नहीं था कि वह ये बात मुझे सुनाना चाहता था। हम कोहरे से ढंग की सड़कों से गुजरे, हमेशा बहुत तेज, अजीब महसूस करते हुए। कम से कम मैं तो थी। पिछली रात को सारी दीवारें गिर गई थीं, लगभग सारी। मुझे पता नहीं था कि क्या हम आज भी उतने ही स्पष्टवादी रहने वाले हैं। इससे मेरी जबान बंद हो गई। मैं उसके बोलने का इंतजार कर रही थी। वह मेरी तरफ मुड़ा और हंसने लगा। क्या हुआ, आज 20 सवाल नहीं है? क्या मेरे प्रश्नों से तुम्हें दिक्कत होती है? मैंने राहत में पूछा। नहीं, उतनी नहीं जितनी तुम्हारी प्रतिक्रियाओं से होती है। ऐसा लग रहा था कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन मैं ये बात यकीन के साथ नहीं कह सकती थी। मैंने त्योरी चढ़ा ली। क्या मैं बुरे तरीके से प्रतिक्रिया करती हूँ? नहीं, यही तो समस्या है। तुम हर चीज़ को बड़े सामान्य ढंग से लेती हो, ये सामान्य नहीं है। इससे मैं हैरान हो जाता हूँ कि तुम दरअसल क्या सोच रही हो। मैं जो सचमुच सोच रही हूँ, वह मैं तुम्हें हमेशा बता देती हूँ। तुम कुछ बातें छिपा लेती हो, उसने आरोप लगाया। ज्यादा नहीं, फिर भी इतनी कि मैं पगला जाता हूँ। तुम इसे सुनना नहीं चाहते, मैं बुदबुदाई, लगभग फुसफुसाए। जैसे ही शब्द बाहर निकले, मुझे उन पर अफसोस हुआ। मेरी आवाज़ में दर्द बहुत धीमा था। मैं बस यही उम्मीद कर सकती थी कि उसने इस पर गौर नहीं किया होगा। उसने प्रतिक्रिया नहीं दी और मैंने सोचा कि क्या मैंने उसका मूड खराब कर दिया है। जब हम स्कूल के पार्किंग लॉट में घुसे तो उसके चेहरे का भाव मुझे समझ नहीं आ रहा था। अचानक देर से ही सही एक चीज़ मेरे दिमाग में आई। तुम्हारा बाकी परिवार? मैंने पूछा। उसके साथ अकेले रहने पर मैं बेहद खुश थी,
लेकिन मुझे याद आया कि उसकी कार आम तौर पर भरी रहती थी। वे रोज़ेली की कार में आए हैं। उसने कंधे उचकाते हुए चमचमाती ओपन रेड कन्वर्टिबल के बगल में कार खड़ी की। भड़कीली है ना? वाह, मैंने कहा, अगर उसके पास यह है, तो फिर वह तुम्हारी कार में क्यों आती है? जैसा मैंने कहा था, ये भड़कीली है। हम बाकी लोगों जैसे दिखने की कोशिश करते हैं। तुम सफल नहीं होते हो। मैं हंसी और कार से बाहर निकलते वक्त अपना सिर हिलाया। अब मुझे देर नहीं हो रही थी। उसकी तूफानी ड्राइविंग ने मुझे पर्याप्त समय रहते स्कूल पहुंचा दिया था। अगर यह ज्यादा खास है, तो फिर आज रोज़ेली ड्राइव करके क्यों आई? क्या तुमने गौर नहीं किया? मैं अब सारे नियम तोड़ रहा हूँ। वह कार के सामने मेरे बगल में बहुत करीब आ गया, जब हम कैंपस में चले। मैं उस थोड़ी सी दूरी को भी मिटा देना चाहती थी और हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहती थी, लेकिन मुझे डर था कि उसे मेरा ऐसा करना पसंद नहीं आएगा। मैंने जोर से पूछा, अगर तुम सामान्य दिखना चाहते हो, तो तुम्हारे पास इस जैसी कारें क्यों हैं? शौक है, उसने शरारती मुस्कान के साथ स्वीकार किया। हम सभी तेज गाड़ी चलाना पसंद करते हैं। समझ में आता है, मैं बहुत हौले से बुदबुदाई। कैफेटेरिया के छज्जे के नीचे जेसिका इंतजार कर रही थी और उसकी आंखें बाहर टपकने ही वाली थीं। भगवान उसका भला करे, मेरी जैकेट उसकी बांह पर थी। हे जेसिका, मैंने कुछ फुट दूर से कहा। याद रखने के लिए धन्यवाद। उसने बिना बोले मेरी जैकेट मुझे थमा दी। गुड मॉर्निंग, जेसिका, एडवर्ड ने विनम्रता से कहा। यह उसकी गलती नहीं थी कि उसकी आवाज़ इतनी सम्मोहक थी या उसकी आंखें इतनी जादुई थीं। ओह, हाय, उसने आंखें फाड़कर मुझे देखा और अपने उलझे विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश की। तुमसे ट्रिग्नोमेट्री में मिलूंगी। उसने अर्थपूर्ण निगाह से मुझे देखा और मैंने एक आह दबा ली। मैं उसे क्या बताऊंगी? हाँ, तभी मिलते हैं। वह दूर चली गई और उसने अपने कंधे के ऊपर से 2 बार पलटकर देखा। तुम उसे क्या बताने वाली हो? एडवर्ड बुदबुदाया। अरे, मैं तो सोच रही थी कि तुम मेरा दिमाग नहीं पढ़ सकते। मैंने फुफकारते हुए कहा। मैं नहीं पढ़ सकता, उसने चौंककर कहा, फिर वह समझ गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन मैं उसका दिमाग पढ़ सकता हूँ, वह क्लास में तुम पर चढ़ाई करने के लिए उतावली है। मैंने दर्द भरी आवाज़ निकाली, जब मैंने उसकी जैकेट उतारकर उसे थमाई और अपनी खुद की जैकेट पहनी। उसने इसे अपनी बांह पर मोड़ लिया। तो तुम उसे क्या बताने वाली हो? थोड़ी मदद करोगे? मैंने आग्रह किया। वह क्या जानना चाहती है? उसने अपना सिर हिलाया और दुष्टता से मुस्कुराया। ये न्यायपूर्ण नहीं है। नहीं, तुम जो चीज़ जानते हो, वह मुझे नहीं बता रहे हो, न्यायपूर्ण नहीं है। ये चलते चलते उसने पल भर के लिए सोचा। हम मेरी पहली क्लास के लिए दरवाजे के बाहर रुके। उसने आखिरकार कहा, वो ये जानना चाहती है कि क्या हम छुपकर डेट कर रहे हैं। और वह ये जानना चाहती है कि तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करती हो। ओह, मुझे क्या कहना चाहिए? मैंने बहुत मासूम दिखने की कोशिश की। लोग अपनी क्लास में से जाते समय हमारे पास से गुजर रहे थे, शायद घूर भी रहे थे, लेकिन मैं उनके बारे में न के बराबर जागरूक थी। वह बाल की एक भटकती हुई लट को पकड़ने के लिए ठहरा, जो हेयर बैंड से बचकर निकल भागी थी और उसे दोबारा सही जगह पर लपेट दिया। मेरा दिल बहुत तेज गति से शोर मचाने लगा। मुझे लगता है कि तुम पहले वाली बात पर तो हाँ कह सकती हो। अगर तुम्हें दिक्कत न हो, ये किसी दूसरे स्पष्टीकरण से ज्यादा आसान है। मुझे दिक्कत नहीं है, मैंने धीमी आवाज में कहा। और जहां तक उसके दूसरे सवाल की बात है, देखो, मैं भी उसका जवाब सुनने के लिए सुन रहा होऊंगा। उसके मुंह का एक हिस्सा मेरी प्रिय वक्र मुस्कान में खींच गया। मैं अपनी सांस को इतनी जल्दी काबू में नहीं कर पाई कि उसकी उस बात का जवाब दे सकूं। वह मुड़ा और दूर चला गया। लंच में मिलते हैं, उसने अपने कंधे के ऊपर से कहा। दरवाजे में घुसते 3 लोग रुककर मुझे घूरने लगे। मैं जल्दी से क्लास में घुस गई। मुझे शर्म आ रही थी और मैं चिढ़ भी रही थी। वह बहुत बड़ा धोखेबाज था। अब मुझे और चिंता होने लगी थी कि मैं जेसिका से क्या कहूंगी। मैं अपनी सामान्य सीट पर बैठी और अपना बैग गुस्से में पटक दिया।
मॉर्निंग बेला, माइक ने मेरे बगल वाली सीट से कहा। मैंने नजरें उठाईं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा लगभग निराशा का भाव दिखा। पोर्ट एंजेलिस कैसा था? इसे सारांश में बताने का कोई ईमानदार तरीका नहीं था। बेहतरीन था। मैंने आखिरकार कमजोर अंदाज में बात पूरी की। जेसिका ने सचमुच सुंदर ड्रेस खरीदी। क्या वह सोमवार रात के बारे में कुछ बोली? उसने पूछा और उसकी आंखों में चमक थी। मैं मुस्कराई कि बातचीत किस तरह बदल गई थी। वह कह रही थी कि उसे बहुत मजा आया। मैंने उसे आश्वस्त किया। उसने ऐसा कहा? उसने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल। फिर मैसन ने क्लास को व्यवस्थित किया और हमसे अपने पेपर्स जमा करने को कहा। अंग्रेजी और शासन की क्लासें एक झोंके में गुजर गईं, जब मैं इस बारे में चिंता करती रही कि मैं जेसिका के सामने स्थिति कैसे स्पष्ट करूंगी। मैं इस वजह से भी परेशान थी कि मेरी बातें जेस के विचारों के माध्यम से एडवर्ड भी सुनेगा। उसकी यह प्रतिभा कितना परेशान कर सकती है जब यह मेरी जान न बचा रही हो। कोहरा दूसरी क्लास के आखिर तक लगभग छट गया था, लेकिन बाहर रोशनी काफी कम थी क्योंकि बादल काफी नीचे मंडरा रहे थे। मैंने मुस्कराकर आसमान को देखा। एडवर्ड ने सही कहा था। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में घुसी तो जेसिका पीछे वाली कतार में बैठी थी और बेताबी की वजह से वह अपनी सीट से उछल पड़ी। मैं अनिच्छा से उसकी बगल में बैठने गई और खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि जितनी जल्दी यह खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। मुझे हर चीज बताओ। मेरे सीट पर पूरा बैठने से पहले ही उसने आदेश दिया। तुम क्या जानना चाहती हो? मैं सकपकाने लगी। कल रात को क्या हुआ? उसने मुझे डिनर कराया और फिर कार से घर छोड़ा। उसने गुस्से से मुझे घूरा। उसके चेहरे का भाव संदेह से सख्त था। वो तुम्हें इतनी जल्दी घर कैसे ले आया? वह पागलों की तरह कार चलाता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मैंने उम्मीद की कि वो इसे सुन रहा होगा। क्या ये डेट जैसा था? क्या तुमने उससे कहा था कि तुम उसे वहां मिलोगी? मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। नहीं, मैं तो उसे वहां देखकर बहुत हैरान थी। उसके होंठ निराशा में सिकुड़ गए जब उसने मेरी आवाज में सच्चाई की खनक सुनी। लेकिन आज वह तुम्हें स्कूल के लिए लेने गया। उसने तहकीकात की। हाँ, ये भी हैरानी की बात थी। उसने पिछली रात को देख लिया था कि मेरे पास जैकेट नहीं है। मैंने स्पष्ट किया। तो क्या तुम लोग एक बार फिर बाहर जाने की योजना बना रहे हो? उसने शनिवार को मुझे कार से सिएटल ले जाने का प्रस्ताव रखा है, क्योंकि उसके हिसाब से मेरा ट्रक इस लायक नहीं है। क्या ये मायने रखता है? हाँ, उसने सिर हिलाया। तो फिर हाँ। वाह, उसने उस शब्द को 3 हिज्जों में तोड़ा। एडवर्ड कलन। ठहरो। उसके हाथ ऊपर उठे और उसकी हथेलियां मेरी तरफ इस तरह तन गईं मानो ट्रैफिक रोक रही हो। क्या उसने तुम्हें छूमा? नहीं, मैं बुदबुदाई। ये वैसा नहीं था। वह निराश दिखने लगी। मुझे पक्का मालूम था कि मैं भी थी। क्या तुम्हें लगता है कि शनिवार को? उसने अपनी भौहें उठाईं। मुझे दरअसल इस बारे में काफी शक है। मैंने अपने असंतोष को ज्यादा अच्छी तरह नहीं छिपाया था। तुमने किस बारे में बातचीत की? उसने फुसफुसाकर ज्यादा जानकारी मांगी। क्लास शुरू हो गई थी, लेकिन वो न ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और क्लास में हम अकेले ही बात नहीं कर रहे थे। पता नहीं, जेस, बहुत सारी बातें। मैं फुसफुसाए। हमने अंग्रेजी के निबंध पर थोड़ी बातचीत की। बहुत थोड़ी सी। मैं सोचती हूँ कि उसने बीच में उसका जिक्र किया था। प्लीज बेला, उसने आग्रह किया। मुझे खुलकर पूरे विस्तार से बताओ। तो ठीक है, एक खास चीज सुनो। तुम्हें देखना चाहिए था जब वेट्रेस उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। ये साफ दिख रहा था, लेकिन उसने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वह इसका जो मतलब निकाल सकता है। यह एक अच्छा संकेत है। उसने सिर हिलाया। क्या वह सुंदर थी? बहुत, और उसकी उम्र शायद 19-20 साल होगी। और भी बेहतर है, वह तुम्हें पसंद करता होगा। मुझे ऐसा ही लगता है, लेकिन बताना मुश्किल है। वो हमेशा इतना रहस्यमय रहता है। मैंने आह भरते हुए आगे जोड़ दिया। वह बोली, मैं नहीं जानती कि तुम इतनी बहादुर कैसे हो जो उसके साथ अकेली रह लेती हो। क्यों? मैं सदमे में थी, लेकिन वो मेरी प्रतिक्रिया को नहीं समझ पाए। वो इतना
दबंग है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि उससे क्या कहूँ। उसने मुंह बनाया और शायद आज सुबह या कल रात का वाकया याद किया, जब एडवर्ड ने उस पर अपनी आंखों की जबरदस्त शक्ति का इस्तेमाल किया था। जब मैं उसके आसपास होती हूँ तो मुझे भी दिमागी संतुलन की थोड़ी समस्या होती है, मैंने स्वीकार किया। ओह अच्छी बात, वो अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। जेसिका ने कंधे उचकाए, मानो इससे हर गलती माफ हो जाती हो, जो उसकी डिक्शनरी में शायद हो भी जाती थी। उसमें इससे भी ज्यादा है। सचमुच? वो कैसे? काश मैंने इसे जाने दिया होता। मैं उम्मीद कर रही थी कि हमारी बातचीत सुनने की बात उसने मजाक में कही होगी। मैं इसे स्पष्ट नहीं कर सकती, लेकिन चेहरे के पीछे वह और भी ज्यादा अविश्वसनीय है। वह वैम्पायर जो अच्छा बनना चाहता था, जो लोगों की जान बचाता रहता है ताकि वह दरिंदा न बने। मैं कमरे के सामने देखने लगी। क्या ये संभव है? उसने दांत निकाले। मैंने उसे नजरअंदाज किया और मी वोना पर ध्यान देने का नाटक करने लगी। तो वह तुम्हें पसंद है? वह हार नहीं मानने वाली थी। हाँ, मैंने संक्षेप में जवाब दिया। मेरा मतलब, क्या तुम सचमुच उसे पसंद करती हो? उसने आगे पूछा। हाँ, मैंने एक बार फिर लजाते हुए कहा। मैं उम्मीद कर रही थी कि यह लजाना जेसिका के विचारों में दर्ज नहीं होगा। एक शब्द के जवाबों से उसका मन भर गया था। तुम उसे कितना ज्यादा पसंद करती हो? बहुत ज्यादा, मैं फुसफुसाई। वो मुझे जितना पसंद करता है उससे भी ज्यादा, लेकिन मैं खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाती हूँ। मैंने आह भरी और पिछली झेप भरी लालिमा अगली में मिल गई। फिर खुशकिस्मती से मी वोना ने जेसिका को जवाब देने को कहा। उसे क्लास के दौरान दोबारा यह विषय छेड़ने का मौका नहीं मिला और जैसे ही घंटी बजी, मैंने बचाव की कार्यवाही की। मैंने उसे बताया, अंग्रेजी की क्लास में माइक पूछ रहा था कि क्या तुमने सोमवार रात के बारे में कुछ कहा था? तुम मजाक कर रही हो। तुमने उससे क्या कहा? उसने हाँफते हुए कहा और उस बारे में पूछने लगी। मैंने उसे बताया कि तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत मजा आया, इससे वो काफी खुश दिख रहा था। मुझे पूरी बात बताओ कि उसने क्या कहा और तुमने क्या जवाब दिया। हमने बाकी पैदल चलते वक्त और स्पेनिश की क्लास में वाक्य संरचना की चीरफाड़ की और माइक के चेहरे के भावों का विस्तृत वर्णन किया। मैं इस मामले को इतना नहीं खींचती, लेकिन मुझे इस बात की चिंता थी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो बातचीत मेरी प्रेम कहानी पर केंद्रित हो जाएगी। और फिर लंच की घंटी बज गई। जब मैं अपनी सीट से उछली और अपनी किताबें बेध्यानी से बैग में भरने लगी, तो मेरे दमकते चेहरे से जेसिका को अंदाजा हो गया होगा। तुम आज हमारे साथ नहीं बैठोगी, है ना? उसने अंदाजा लगाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं पक्का नहीं कह सकती थी कि वो कहीं फिर से गायब न हो गया हो, लेकिन हमारी स्पेनिश की क्लास के बाहर दीवार से टिका हुआ वो मौजूद था, ग्रीक देवता की तरह इतना ज्यादा दिखता हुआ जितना किसी इंसान को नहीं दिखना चाहिए, और वहां मेरा इंतजार कर रहा था। जेसिका ने एक नज़र डाली, आंखें घुमाई और चली गई। बाद मिलते हैं, बेला। उसकी आवाज़ चुटीली थी। मुझे फ़ोन पर अपना रिंग बंद करना पड़ सकता है। हेलो। एडवर्ड की आवाज़ में खुशी और चिड़चिड़ापन एक साथ था। ये स्पष्ट था कि उसने हमारी बातें सुन ली थीं। हाय। मैं कुछ और कहने के बारे में नहीं सोच पाए और उसने कुछ नहीं बोला। मुझे लगा वह समय ले रहा होगा, इसलिए कैफेटेरिया तक जाते समय हम खामोश रहे। भीड़ भरे लंच टाइम की हड़बड़ी में एडवर्ड के साथ चलना काफी हद तक यहाँ मेरे पहले दिन जैसा था। हर व्यक्ति घूर रहा था। वो लाइन में जाकर खड़ा हो गया और अब भी खामोश रहा, हालांकि उसकी आंखें हर कुछ सेकंड बाद मेरे चेहरे की ओर लौटती रहीं। उनका भाव अनुमान भरा था। मुझे लगा कि चिढ़ खुशी के ऊपर हावी होने लगी है। मैं घबराकर अपनी जैकेट के साथ खेलने लगी। वो काउंटर पर पहुंच गया और एक ट्रे में भोजन ले आया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने आपत्ति की। तुम मेरे लिए इतना सारा भोजन क्यों ले रहे हो? उसने अपना सिर हिलाया और भोजन खरीदने के लिए आगे कदम बढ़ाया। जाहिर है, आधा मेरे लिए है। मैंने एक भौं उठाई। वो मुझे उसी जगह ले गया जहां हम एक बार पहले बैठे थे। लंबी टेबल के दूसरे सिरे से सीनियर्स के एक समूह ने हैरानी में हमारी तरफ देखा जब हम एक दूसरे के सामने बैठे।
एडवर्ड उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। वह ट्रे मेरी तरफ खिसकाते हुए बोला, जो तुम चाहती हो ले लो। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मैंने कहा। जब मैंने एक सेब उठाकर हाथों में घुमाया, अगर कोई तुमसे खाना खाने की शर्त लगाए तो क्या होगा? तुम में हमेशा कोई न कोई जिज्ञासा रहती है। उसने दांत निकाले और सिर हिलाया। फिर उसने आंखें तरेर कर मुझे देखा और मुझसे नजरें मिलाए रखीं। जब उसने ट्रे से पिज्जा का टुकड़ा उठाया, खाया, चबाया और फिर निगल लिया। मैंने आंखें फाड़कर देखा। अगर कोई तुमसे मिट्टी खाने की शर्त लगाए तो तुम ऐसा कर सकती हो, है ना? उसने बड़ों जैसे अंदाज में पूछा। मैंने अपनी नाक सिकोड़ी। मैंने एक बार शर्त में ऐसा किया था, मैंने स्वीकार किया। यह इतनी बुरी भी नहीं थी। वह हंसा। मुझे लगता है कि मुझे हैरानी नहीं हुई। मेरे कंधे के ऊपर की किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जेसिका हर चीज पर नजर रख रही है, वह बाद में तुम्हारे सामने विस्तार से इसका विश्लेषण करेगी। उसने बाकी का पिज्जा मेरी तरफ सरका दिया। जेसिका के जिक्र से उसकी पुरानी चिढ़ का संकेत फिर से दिखाई देने लगा। मैंने सेव रखकर पिज्जा का कौर लिया और दूर देखने लगी। मैं जानती थी कि अब वह बोलने वाला है। तो वेट्रेस सुंदर थी, सचमुच? उसने सामान्य अंदाज में पूछा। तुमने सचमुच गौर नहीं किया? नहीं, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। बेचारी लड़की। अब मैं उदार होने की सोच सकती थी। तुमने जेसिका से कुछ कहा था। देखो, उससे मुझे उलझन हुई। उसने भटकने से इनकार किया। उसकी आवाज़ भारी थी और उसने परेशान आंखों से अपनी पलकों के नीचे से ऊपर देखा। मुझे हैरानी नहीं है कि तुमने कोई ऐसी बात सुन ली जो तुम्हें पसंद नहीं आई। तुम जानते हो, चोरी से सुनने वालों के बारे में क्या कहा जाता है? मैंने उसे याद दिलाया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मैं सुनूंगा, और मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मैं जो सोच रही हूँ, तुम वह हर चीज नहीं जानना चाहते। हाँ, तुमने दी तो थी। वह सहमत हुआ, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी खुरदुरी थी। वैसे तुम्हारी बात पूरी तरह सही नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो हर चीज़। मेरे मन में बस यही आता है कि काश तुम कुछ चीजें न सोचो। मैंने मुंह बनाया। ये काफी बड़ा अंतर है। दरअसल इस पल मुद्दे की बात यह नहीं है। तो फिर क्या है? हम अब टेबल पर एक दूसरे की तरफ झुके हुए थे। उसके बड़े गोरे हाथ उसकी ठुड्डी के नीचे जुड़े थे। मैंने आगे झुककर अपना दायां हाथ अपने गले पर फेरा। मुझे बार बार खुद को याद दिलाना पड़ रहा था कि हम भीड़ भरे लंच रूम में बैठे हैं, जहां शायद कई जिज्ञासु आंखें हम पर पहरा दे रही हैं, लेकिन फिर भी अपने निजी और रहस्यमय संसार में ये भूल जाना बहुत ज्यादा आसान था। क्या तुम्हें सचमुच विश्वास है कि मैं तुम्हारी जितनी परवाह करता हूँ, तुम मेरी उससे ज्यादा परवाह करती हो? वह बुदबुदाया और यह बोलते समय मेरे ज्यादा करीब झुका। उसकी स्याह सुनहरी आंखें तीर जितनी पैनी थीं। मैंने याद करने की कोशिश की कि सांस कैसे छोड़ते हैं। यह मुझे तब याद आया जब मैंने दूर देखा। मैं बुदबुदाई, तुम ये दोबारा कर रहे हो? उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या मुझे मंत्रमुग्ध कर रहे हो? मैंने स्वीकार किया और उसकी तरफ देखते समय ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। ओह, उसकी त्योरी चढ़ गई। ये तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने आह भरी। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी? मैंने नीचे देखा। हाँ, हाँ, तुम जवाब देने वाली हो या नहीं? क्या तुम सचमुच ऐसा सोचती हो? वह एक बार फिर चिढ़ गया था। हाँ, मैं सचमुच ऐसा सोचती हूँ। रखी और मैं लेमिनेट पर प्रिंटेड फॉक्सवुड ग्रेन्स का मैंने अपनी पैटर्न देख निगाह टेबल पर रही थी। खामोशी खींचती चली गई। मैंने जिद पकड़ ली थी कि इस बार मैं इसे नहीं तोड़ूंगी। मैं उसके चेहरे के भाव देखने के प्रलोभन से कसकर जूझ रही थी। आखिरकार वह बोला और उसकी आवाज़ मखमल जितनी मुलायम थी। तुम गलत हो। मैंने नज़र उठाकर देखा कि उसकी आंखें कोमल थीं। तुम्हें क्या पता? मैंने फुसफुसाकर असहमति जताई। मैंने अपना सिर शंका में हिलाया, हालांकि मेरा दिल उसके शब्दों पर फुदकने लगा था और मैं उन पर बहुत ज्यादा विश्वास करना चाहती थी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो?
उसकी पुखराज जैसी आंखें तीर जैसी थी। मुझे लगा कि वह खामख्वाह मेरे दिमाग को समझने की कोशिश कर रहा है और सच्चाई जानना चाहता है। मैं पलटकर घूरने लगी और स्पष्टता से सोचने के लिए जूझने लगी, ताकि अपनी बात कहने का सही तरीका सोच सकूं। जब मैं शब्दों की तलाश कर रही थी, तो उसे बेचैनी होने लगी। मेरी खामोशी से कुंठित होकर उसकी भरीकुटी तन गई। मैंने गर्दन से हाथ उठाकर एक अंगुली सामने की। मुझे सोचने दो, मैंने जोर देकर कहा। उसके चेहरे का बादल साफ हो गया, क्योंकि अब वह संतुष्ट हो गया था कि मैं जवाब देने वाली हूँ। मैंने अपना हाथ टेबल पर रखा और अपना बायां हाथ हिलाया, ताकि मेरी हथेलियां आपस में दब जाएं। मैंने अपने हाथों को घूरा और अपनी अंगुलियों को गुत्थम गुत्था किया और फिर खोला। इसके बाद आखिरकार मैं बोली, देखो, स्पष्ट बातों के अलावा कई बार मैं झिझकी। मैं पक्का नहीं कह सकती, मैं दिमाग नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन कई बार जब तुम कोई दूसरी बात कह रहे होते हो, तो ऐसा लगता है जैसे तुम गुड बाय कहने की कोशिश कर रहे हो। ये वेदना की उस अनुभूति का सर्वश्रेष्ठ सार था, जो उसके शब्दों से मुझे कई बार होती थी। तुम्हारी नज़र बहुत पैनी है, उसने फुसफुसाकर कहा। और एक बार फिर मेरी वेदना सतह पर आ गई, जब उसने मेरे डर की पुष्टि की। इसलिए तो तुम गलत हो, उसने बताना शुरू किया, लेकिन फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। स्पष्ट बातों से तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, मेरी तरफ देखो, मैंने कहा। यह अनावश्यक बात थी, क्योंकि वह पहले ही देख रहा था। मैं पूरी तरह सामान्य हूँ, सिवाय मृत्यु के करीबी अनुभव जैसी बुरी चीज़ों के। मैं इतनी फूहड़ हूँ कि एक तरह से विकलांग हूँ। और तुम्हारी तरफ देखो, मैंने अपना हाथ उसकी और उसकी चकाचौंध करने वाली आदर्श आकृति की तरफ लहराया। उसकी भौं एक पल के लिए गुस्से से सिकुड़ी, फिर सपाट हो गई, जब उसकी आंखों में ज्ञान का भाव दिखा। तुम जानती हो, तुम खुद को बहुत स्पष्टता से नहीं देखती हो। वैसे बुरी चीज़ों के बारे में तुम बिल्कुल सही हो, वह स्याह अंदाज में हंसा, लेकिन तुमने वह नहीं सुना, जो इस स्कूल का हर पुरुष तुम्हारे आने के पहले दिन सोच रहा था। मैंने हैरानी में आंखें झपकाईं। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है, मैं बुदबुदाई। एक बार तो मुझ पर यकीन करो, तुम सामान्य नहीं, इसके विपरीत हो। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में जो भाव आया, उसे देखकर मैं खुश हो गई, लेकिन मेरी शर्म ज्यादा शक्तिशाली थी। मैंने जल्दी से उसे अपने मूल तर्क की याद दिलाई। लेकिन मैं गुड बाय नहीं कह रही हूँ, मैंने इशारा किया। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? इसी से मैं सही साबित हो जाता हूँ। मैं सबसे ज्यादा परवाह करता हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। उसने अपना सिर हिलाया और विचारों के साथ जूझता नजर आया। अगर छोड़ना सही चीज है, तो मैं तुम्हें चोट से बचाने और सुरक्षित रखने के लिए खुद कष्ट उठाने को तैयार हूँ। मैंने गुस्से से आंखें तरेरी। और तुम्हें नहीं लगता कि मैं ऐसा करूँगी? तुम्हें ये विकल्प चुनने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अचानक उसका अनिश्चित मूड दोबारा बदल गया। उसके चेहरे पर एक शरारती, विनाशकारी मुस्कान खिल उठी। जाहिर है, तुम्हें सुरक्षित रखना पूर्णकालिक काम जैसा महसूस होने लगा है, जिसके लिए मेरी निरंतर उपस्थिति की जरूरत पड़ती है। आज किसी ने मेरी जान लेने की कोशिश नहीं की है, मैं भी याद दिलाया। मैं इस बात के लिए कृतज्ञ थी कि उसने माहौल को हल्का करने वाला विषय छेड़ा। मैं नहीं चाहती थी कि वह आगे गुड बाय या अलविदा के बारे में बातें करे। अगर मुझे करना पड़ता, तो शायद उसे करीब रखने के लिए खुद को खतरे में डाल देती। मैंने उस विचार को दूर धकेला, ताकि उसकी तेज आंखें इसे मेरे चेहरे पर पड़ न लें। इस विचार से मैं निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ जाऊंगी। अब तक, उसने कहा, अब तक, मैं मान गई। मैं इस बारे में बहस कर सकती थी, लेकिन अब मैं चाहती थी कि वह विपत्तियों की उम्मीद करे। मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। उसका चेहरा अब भी सामान्य था। पूछो, क्या तुम्हें सचमुच इस शनिवार को सिएटल जाना है, या फिर यह अपने तमाम प्रशंसकों से पीछा छुड़ाने का बहाना था? मैंने उस याद पर मुंह बनाया। जानते हो, टाइलर वाली बात के लिए मैंने तुम्हें अब तक माफ नहीं किया है, मैंने उसे चेतावनी दी। तुम्हारी गलती के कारण उसे यह गलतफहमी हो गई है कि मैं उसके साथ प्रॉम में जा रही हूँ। ओह,
वो मेरी मदद के बिना भी तुमसे पूछने का कोई मौका खोज लेता। मैं तो दरअसल तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। वह दबी हंसी हंसा। अगर उसकी हंसी इतनी मनमोहक न होती तो मैं और ज्यादा गुस्सा होती। अगर मैं तुमसे पूछता तो क्या तुम मुझे भी इनकार कर देती? उसने पूछा। वो अब भी हंस रहा था। शायद नहीं, मैंने स्वीकार किया। लेकिन मैं बाद में मना कर देती, बीमारी या टखने में चोट का बहाना बना देती। वह हैरान था। ऐसा क्यों? मैंने दुख से अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है तुमने मुझे कभी जिम में नहीं देखा, लेकिन मुझे लग रहा था कि तुम बात को समझ गए होगे। क्या तुम इस तथ्य का जिक्र कर रही हो कि तुम सपाट सतह पर भी गिरने के लिए कोई चीज खोज सकती हो? स्पष्ट रूप से, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। वो बहुत आत्मविश्वास से बोल रहा था। ये तो साथी के हुनर पर निर्भर करता है। उसे दिख गया कि मैं विरोध करने वाली हूँ, इसलिए उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। लेकिन तुमने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि क्या तुम सिएटल जाने का संकल्प ले चुकी हो या फिर तुम्हें दिक्कत न हो तो हम कोई दूसरी चीज करें। जब तक ये हम कायम है, तब तक मुझे किसी दूसरी चीज की परवाह नहीं थी। विकल्पों का स्वागत है, मैंने अनुमति दी। लेकिन मुझे एक एहसान मांगना है। वो सतर्क दिखने लगा, जैसा कि वह हमेशा दिखता था जब भी मैं उससे कोई रहस्य भरा सवाल पूछती थी। क्या इस बार कार में चला सकती हूँ? उसने त्योरी चढ़ाई। क्यों? देखो, ज्यादातर तो इसलिए क्योंकि जब मैंने चाली को बताया था कि मैं सिएटल जा रही हूँ, तो उन्होंने खास तौर पर पूछा था कि क्या मैं अकेले जा रही हूँ, और उस वक्त मैं अकेली ही जा रही थी। अगर उन्होंने दोबारा पूछा तो मैं शायद झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा पूछेंगे। और अगर मैं अपने ट्रक को घर पर छोड़कर गई तो यह विषय अनावश्यक रूप से उठेगा। और इसलिए भी क्योंकि तुम्हारी ड्राइविंग से मुझे डर लगता है। उसने अपनी आंखें गोल गोल घुमाईं। मेरे बारे में इतनी सारी डरावनी चीजें हैं, लेकिन तुम्हें मेरी ड्राइविंग से डर लगता है। उसने अपना सिर हिकारत में हिलाया, लेकिन फिर उसकी आंखें एक बार फिर गंभीर हो गईं। क्या तुम अपने डैडी को यह नहीं बताना चाहोगी कि तुम पूरे दिन मेरे साथ रहोगी? उसके प्रश्न के पीछे कोई ऐसा भाव था जिसे मैं समझ नहीं पाई। चाली को जितना कम बताया जाए उतना ही अच्छा रहता है। मैं इस बारे में निश्चित थी। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? उस दिन मौसम अच्छा रहेगा, इसलिए मैं सार्वजनिक जगहों से दूर रहूंगा। और अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। एक बार फिर वह मेरे सामने विकल्प रख रहा था। और तुम मुझे दिखाओगे कि सूरज में न आने से तुम्हारा क्या मतलब था? मैंने पूछा। मैं एक और अज्ञात रहस्य के उजागर होने के विचार से रोमांचित हो गई। हाँ, वो मुस्कुराया और फिर ठहरा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ अकेले नहीं रहना चाहती, तब भी मैं नहीं चाहूंगा कि तुम अकेली सिएटल जाओ। मैं ये सोचकर ही कांप उठता हूँ कि इतने बड़े शहर में तुम कितनी मुश्किलों को खोज सकती हो। मैं भान गई। फीनिक्स सिएटल से 3 गुना बड़ा है, सिर्फ जनसंख्या में, भौगोलिक क्षेत्रफल में तो। लेकिन स्पष्ट रूप से उसने मेरी बात काटते हुए कहा, फीनिक्स में तुम्हारी जान जोखिम में नहीं थी, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम मेरे करीब रहो। उसकी आंखों ने एक बार फिर से मंत्रमुग्ध करने वाला पैतरा अपनाया। मैं बहस नहीं कर सकती थी, न तो उसकी आंखों से, न ही उसके साथ रहने से, और यह वैसे भी विवादास्पद बिंदु था। वैसे मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूँ, उसने आह भरी और विचार किया। फिर भी तुम्हें चाली को बता देना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों करूं? उसकी आंखें अचानक खूंखार हो गईं। ताकि तुम्हें सही सलामत वापस लाने का मेरे पास छोटा सा कारण रहे। लेकिन एक पल सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया। मैं सोचती कि मैं ये जोखिम ले लूंगी। उसने नाराजगी से सांस छोड़ी और दूर देखने लगा। चलो किसी दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, मैंने सुझाव दिया। तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? उसने पूछा। वह अब भी चिढ़ा हुआ था। मैंने चारों तरफ देखकर तसल्ली की कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। जब मैंने कमरे में नजर डाली तो मैंने देखा कि उसकी बहन एलिस मुझे घूर रही थी। बाकी एडवर्ड को देख रहे थे। मैं जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगी।
फिर मैंने एडवर्ड की तरफ दोबारा देखा और वो पहली चीज पूछ ली जो मेरे दिमाग में आई। तुम पिछले वीकेंड उस गोट रॉक्स नामक जगह शिकार करने क्यों गए थे? चार्ली ने कहा था कि यह भालुओं के कारण हाइक करने के लिए अच्छी जगह नहीं है। उसने मुझे घूरा जैसे मैं कोई स्पष्ट चीज भूल रही थी। उसने दांत दिखाए। जानते हो, अभी भालुओं का मौसम नहीं है, मैंने सख्त अंदाज में कहा और अपने सदमे को छिपाया। अगर तुम सावधानी से पढ़ो तो कानून में सिर्फ हथियारों से शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसने मुझे जानकारी दी। जब ये बात मेरे दिमाग में अंदर बैठी तो मेरे चेहरे पर जो भाव आया उसे उसने आनंद से निहारा। भालू, मैंने मुश्किल से दोहराया। ग्रिजली एम्ड को बहुत प्रिय है। उसकी आवाज़ अब भी अनौपचारिक थी, लेकिन उसकी आंखें मेरी प्रतिक्रिया की जांच कर रही थीं। मैंने को संभालने की कोशिश की। खुद मैंने कहा और नीचे देखने के बहाने के रूप में पिज्ज़ा का एक और टुकड़ा खाया। मैंने धीरे धीरे चबाया और फिर ऊपर देखे बिना कोक का लंबा घूंट लिया। तो मैंने एक पल बाद कहा और उसकी चिंतापूर्ण निगाह से निगाह मिलाई। तुम्हें क्या प्रिय है? उसने एक भौं उठाए और उसके मुंह के कोने नापसंदगी में नीचे मुड़ गए। पहाड़ी शेर, मैंने विनम्र लेकिन रुचिहीन अंदाज में कहा और एक बार फिर अपना सोडा खोजने लगी। जाहिर है, उसने कहा और उसका लहजा अब मेरे लहजे का दर्पण था। हमें सावधान रहना पड़ता है कि हम निरंकुश शिकार करके पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। हम ऐसी जगहों पर शिकार करते हैं जहां शिकारी जानवरों की संख्या ज़रूरत से ज़्यादा होती है, चाहे उसके लिए हमें कितनी ही दूर क्यों न जाना पड़े। यहाँ हमेशा हिरन और बारहसिंघे बहुत रहते हैं और उनसे काम चल जाता है, लेकिन उनमें मज़ा कहाँ है? उसने मजाक में मुस्कराते हुए कहा। सही बात, उनमें मज़ा कहाँ है? मैं पिज्ज़ा के एक और कौर के साथ बुदबुदाई। बसंत की शुरुआत भालुओं के मामले में एम्ड का प्रिय मौसम होता है। वे बस शीतनिद्रा से बाहर निकले होते हैं, इसलिए वे जल्दी चिढ़ जाते हैं। वो किसी मजाक को याद करके मुस्कुराया। चिड़चिड़े ग्रिजली भालू से ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं है। मैंने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की। उसने खी की और सिर हिलाया। मुझे बताओ, तुम दरअसल क्या सोच रही हो, प्लीज? मैं इसकी कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, मैंने स्वीकार किया। तुम हथियारों के बिना भालू का शिकार कैसे करते हो? ओह, हमारे पास हथियार होते हैं। उसने एक संक्षिप्त, खतरनाक मुस्कान में अपने चमकदार दांत दिखाए। मैं ककपी को रोकने के लिए जूझी, क्योंकि यह मेरा भांडा फोड़ देती। उस तरह के नहीं, जिनके बारे में शिकार के कानून बनाने वाले लोग सोचते हैं। अगर तुमने कभी टेलीविज़न पर भालू का हमला देखा हो, तो तुम एम्ड के शिकार करने की कल्पना कर सकती हो। मैं अपनी रीढ़ में होने वाली एक और सनसनी को नहीं रोक पाई। मैंने कैफेटेरिया के पार एम्ड की तरफ देखा और इस बात के लिए कृतज्ञ हुई कि वह मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसकी बाहों और धड़ पर मोटी मांसपेशियां थीं और वे अब ज्यादा खतरनाक दिख रही थीं। एडवर्ड की निगाह मेरी निगाह के पीछे गई और उसने दबी हंसी निकाली। मैंने कमजोरी से उसकी ओर घूरा। क्या तुम भी भालू की तरह हो? मैंने धीमी आवाज में पूछा। शेर की तरह ज्यादा हूँ, लोग तो यही कहते हैं, उसने हल्केपन से कहा। शायद हमारी पसंद ही इस बात का सूचक होती है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। शायद, मैंने दोहराया, लेकिन मेरे दिमाग में इतनी सारी विरोधी तस्वीरें भर चुकी थीं कि मैं उन्हें आपस में नहीं मिला सकती थी। क्या ये चीज़ मुझे देखने को मिल सकती है? हरगिज़ नहीं। उसका चेहरा सामान्य से ज्यादा सफ़ेद हो गया और उसकी आंखें अब खूंखार थीं। मैं स्तब्ध होकर पीछे टिक गई और हालांकि मैं ये बात उसके सामने कभी स्वीकार नहीं करती, मैं उसकी प्रतिक्रिया से डर गई। वह भी पीछे टिक गया और उसने अपनी बाहों को सीने पर बांध लिया। आवाज़ को दोबारा नियंत्रित करने के बाद मैंने पूछा, इससे मैं बहुत डर जाऊंगी। अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हें आज रात को ही ले चलता, उसने कहा। उसकी आवाज़ छुरी जैसी थी। तुम्हें डर की अच्छी खुराक की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद कुछ नहीं हो सकता। फिर क्यों? मैंने दबाव डाला और उसके गुस्सैल शब्दों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। वो 1 मिनट तक मुझे गुस्से से घूरता रहा।
बाद में उसने आखिरकार कहा। वो एक चपल गतिविधि में खड़ा हो गया। हमें देर हो जाएगी। मैंने चारों तरफ देखा। मैं ये देखकर हैरान थी कि उसकी बात सही थी, कैफेटेरिया लगभग खाली हो चुका था। जब मैं उसके साथ होती थी तो समय और जगह इस तरह उलझ जाते थे कि मैं दोनों को ही पूरी तरह भूल जाती थी। मैं उछलकर उठी और कुर्सी के पीछे से अपना बैग उठाया। तो फिर बाद में मैं सहमत हो गई। मैं ये बात भूलने वाली नहीं थी।